प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का जो टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, मीडिया अर्थात संचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि। संचार माध्यम किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिबिंब है। जनमत की अभिव्यक्ति में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने प्रचलन के पश्चात से ही मीडिया मानव के दृष्टिकोण या विचारों को प्रभावित करता रहा है। आज विश्व के विभिन्न देशों में संपन्न होने वाली सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मीडिया की इसी सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक आर्मंड बर्क ने इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के कुछ बिंदु हैं। उन बिंदुओं के आधार पर हम लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का प्रभावी मंच है। देखिए, वर्तमान समय में एक और जहाँ मीडिया हमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है, वही विदेशों में घटने वाली घटनाओं एवं परिवर्तन होते सामाजिक मूल्यों से भी अवगत कराता है। इस प्रकार मीडिया लोकतंत्र का सजग एवं सशक्त प्रहरी है, जिसके माध्यम से जनसाधारण द्वारा अपनी इच्छाएं, विरोध, समर्थन एवं आलोचना सभी कुछ प्रकट किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी मंच है, उसका प्रतिबिंब है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ भी मीडिया की अवहेलना करने से बचता है। दूसरा बिंदु है जनता को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। देखिए, मीडिया संपूर्ण विश्व में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से संबंधित विचारों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के विचारों का प्रचार प्रसार करके जनता को विश्व में घटित होने वाली तमाम घटनाओं की जानकारी सुलभ कराता है। मीडिया का इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्य यह है, ये देश से विश्व के लोगों हेतु राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर परिचर्चा या वाद विवाद में भाग लेना आसान बना देता है। मीडिया जनता के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जैसे मीडिया जनता के एक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करता है। जैसे जनता द्वारा सरकार की जो त्रुटियां हैं, शिकायतें हैं, वो मीडिया के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है। सरकार के लिए भी मीडिया के माध्यम से राष्ट्र की नब्ज की पहचान करना सरल हो जाता है। मीडिया सरकार की समस्त नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को टिप्पणियों, आलोचनाओं के माध्यम से जनता के समक्ष रखता है। आज हम टीवी के ऊपर देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य, नेता मीडिया के ऊपर सरकार की नीतियों के ऊपर वार्तालाप करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उनको जनता तक पहुंचाते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण नीतियों, कानूनों, नियमों इत्यादि के जटिल अर्थ को, जो कि जनसाधारण की समझ से बाहर होता है, वो मीडिया द्वारा स्पष्ट किया जाता है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा में सहायक। देखिए, आधुनिक के समय में मीडिया का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा, व्यापक हो गया है। विभिन्न देशों में
घटने वाली जो घटनाएं हैं, समाचारों का व्यापक कवरेज, इसके हाथ में एक नया अस्त्र है जिसकी सहायता से ये तानाशाही को अपनी जनता और विश्व समुदाय से वास्तविकता को छिपाने से रोकता है। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली दलित जनता अन्य स्थानों की स्वतंत्र जनता से अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहती है। और यही कारण है कि किसी भी तानाशाह अथवा अधिनायकवादी के लिए जनता के अधिकार को हनन करना कठिन होता जा रहा है। वैश्वीकरण की भावना का विकास। देखिए, जनमत निर्माण के अतिरिक्त मीडिया ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्तमान समय में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार रूप दिए जाने की दिशा में यह संलग्न है। इसके अतिरिक्त ये जनता की राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने और विश्व के अन्य लोगों से मानसिक धरातल पर संपर्क स्थापित करने में अत्यंत सहायक है। जनमत को जागरूक बनाना। देखिए, मीडिया जनमत को जागरूक रखता है। देश विदेश में घटित होने वाली सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हर घंटे टेलीविजन, इंटरनेट पर दिखाई जाती है। इससे जनता को पल पल की जानकारी रहती है, अर्थात जनता जागरूक और सचेत रहती है। इस प्रकार राजनीतिक जो त्रासदियां रही हो या सामाजिक संक्रमण, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या सीमाओं की रक्षा हो, अराजकता का ध्वंस हो या अपराध, सड़क से संसद तक फैला भ्रष्टाचार हो या अपसंस्कृति का हमला, लोकतंत्र के इस प्रहरी मीडिया की हर स्थिति में अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्धारण किया है। देखिए, मीडिया को लोकतंत्र के तीन स्तंभों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पश्चात चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। लेकिन वर्तमान व्यावसायिकता के दौर में इसमें अनेक विसंगतियां आ गई है, जिससे मीडिया की साख गिरी है और जन सामान्य का मीडिया पर विश्वास घटा है। जैसे पैड न्यूज जैसी विकृतियों ने मीडिया जगत में पैर जमाए हैं, जिससे उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हुई है। व्यावसायिकता के दबाव के कारण जनहित एवं गंभीर समस्याओं की खबरों का स्थान सनसनी और मनोरंजन ने ले लिया है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन कार्यक्रमों को वरीयता दी जा रही है जो दर्शकों की गंभीर समस्याओं से दूर रखने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे कुछ प्रिंट मीडिया भी इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। प्रसार बढ़ाने, धन कमाने और प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पेशागत नैतिकता, ईमानदारी को ताक पर रख दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान भ्रष्ट समाज में मीडिया के उत्तरदायित्व भूमिका में लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के उत्तरदायित्व भूमिका की अपेक्षा काफी वृद्धि हो गई है। आधुनिक मीडिया को प्राप्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं ने उनके अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की है, किंतु ये भी वास्तविकता है कि इन असीमित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की प्राप्ति करके मीडिया अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं रहता है। मीडिया एंड पॉलिटिक्स। मीडिया और राजनीति। देखिए, मीडिया और राजनीति में हमेशा घनिष्ठ संबंध रहा है। राजनेताओं को चुनाव में विजय प्राप्त करने हेतु मीडिया का सहारा लेना पड़ता है और चुनाव के दौरान मीडिया कर्मी विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष विपक्ष में वातावरण तैयार करते हैं। इसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर राजनेता अपने राजनीतिक लाभ हेतु मीडिया का निम्न प्रकार से उपभोग करते हैं। मंच एवं रैलियों का आयोजन। देखिए, राजनीतिक दल रैलियों का आयोजन अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार और प्रसार करने हेतु करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल रैलियों के दौरान
बड़े राजनेता वो बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपने विचारों भाषणों द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इन रैलियों एवं गोष्ठियों का दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट पर सीधा प्रसारण किया जाता है तथा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में इनकी जो गतिविधियां का सचित्र प्रकाशन किया जाता है, इसका जनमत पर काफ़ी व्यापक असर पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए राजनीतिक दल अपनी जो गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको प्रसारित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की मीडिया के साथ सीधी बातचीत होती है। इसका जनमत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कार, विभिन्न समाचार चैनलों पर राजनेताओं के साक्षात्कार लिए जाते हैं, जिससे उनके विचारों से आम जनता रूबरू होती है और साक्षात्कार के दौरान दिए गए उत्तरों का जनमत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। टीवी विज्ञापन और प्रिंट विज्ञापन, देखिए वर्तमान समय में संचार साधन जनमत निर्माण के महत्वपूर्ण साधन हो गए हैं। टेलीविजन के द्वारा किसी भी घटना की जानकारी ही नहीं दी जाती, उस घटना के दृश्य भी दिखाए जाते हैं। 16वीं लोकसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने टेलीविजन के माध्यम से व्यापक चुनाव प्रचार प्रसार किया और पिछले कुछ वर्षों पूर्व तहलका .com द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए घोटालों व भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया गया, जिसने जनमत निर्माण में काफ़ी भूमिका निभाई। हाल ही में संपन्न लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में भाजपा द्वारा प्रसारित विभिन्न नारों जैसे अब की बार, मोदी सरकार, मेक इन इंडिया, चाय चौपाल आदि ने जनमत को काफी प्रभावित किया। टेलीविजन के विभिन्न सर्वेक्षणों और सूचनाओं के माध्यम से भी जनमत के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं। रेडियो भी समाचार और सूचनाओं के द्वारा जनमत के निर्माण में जनता की सेवा करता है, किंतु रेडियो टेलीविजन से भी अधिक प्रभाव जनमत के निर्माण में समाचार पत्रों का है। समाचार पत्रों में किसी भी विषय की जानकारी विस्तार से दी जाती है। पाठक उस जानकारी को बार बार पढ़कर और समझकर अपनी विचारधारा बना सकता है। टीवी शो या वृत्त चित्रों का आयोजन, देखिए विभिन्न राजनीतिक दल टीवी पे शो या कार्यक्रमों के अंतर्गत सदस्यों को स्टूडियो में बुलाया जाता है। राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं उनसे सीधी वार्ता की जाती है और जनता टेलीफोन या प्रत्यक्ष रूप से उनसे सवाल जवाब करती है। इसका जनमत पर काफी प्रभाव पड़ता है। टीवी पर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम, आगामी योजनाओं की वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जिससे जनता को संबंधित राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण प्रचार का माध्यम बन चुका है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स अब मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे ये खबर देने और पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खबरों की दुनिया में सोशल मीडिया की अहमियत बढ़ी है। आज विभिन्न राजनेता ट्विटर के माध्यम से किसी भी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, जो आम जनता तक तुरंत पहुंच जाती है और जनता भी इसके माध्यम से अपने नेताओं से लगातार जुड़ी रहती है। इस प्रकार सोशल मीडिया भी जनमत निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रेस और मीडिया को समस्त राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हो चुकी है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि मीडिया को शासन के अन्य 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समक्ष रखा गया है। वर्तमान में मीडिया की भूमिका इतनी विस्तृत हो गई है कि वो पहले 2 अंगों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने लगा है।
साथ ही न्यायपालिका पर भी मीडिया का आंशिक अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। वर्तमान समय में आम सहमति गढ़ने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण। आम सहमति से आशय है कि एक बड़े वर्ग द्वारा किसी विचार, वस्तु, मुद्दे को प्राथमिकता देना। परंतु जब मीडिया अपनी शक्ति का स्वार्थ के लिए प्रयोग करने लग जाए, तब लोकतंत्र की तो चूल्हे ही लूटती है। उदाहरण के लिए, ये किसने निर्धारित किया कि देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है? न कि खेती के लिए सिंचाई, खाद, बीज का सही बंदोबस्त। खेती के बुरे हाल की वजह से तकरीबन 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि आतंकी हमलों में तो हर साल कुछ 100 लोग मारे जाते हैं। उन लाखों हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? यह इस देश की सबसे बड़ी और प्राथमिक समस्या क्यों नहीं है? हर रात प्राइम टाइम में आतंकवाद पर सिलसिलेवार बहसें होती है, परंतु इस विषय पर मीडिया मौन क्यों है? मीडिया की बढ़ती गैर जिम्मेदारी तथा सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को देखते हुए टीवी चैनलों ने स्वयं एक नियामक संस्था का गठन किया है। भारत के पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता में गठित इस नियामक संस्था को गैर जिम्मेदारी पूर्ण रिपोर्ट को रोकने से संबंधित दिशा निर्देश तैयार करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कंटेंट कोड का विचार कर रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी टीवी चैनलों को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता के अतिरिक्त ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद आदि संस्थाएं हैं, किंतु सरकारी इच्छा शक्ति के अभाव में मीडिया पर अपेक्षित प्रतिबंधों का आरोपण नहीं हो पा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए युक्त प्रतिबंध मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए एक उपयुक्त तथा सशक्त आधार साबित हो सकता है, किंतु इसके लिए सरकारी इच्छा शक्ति की आवश्यकता अति आवश्यक है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी लालच से खबरों को तोड़ना मरोड़ना पेड न्यूज है। यह स्थिति कदाचार की श्रेणी में आती है। मीडिया को अपनी साख बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी इसे खतरे में पड़ती है। साथ ही पेड न्यूज की स्थिति लोकतंत्र के लिए कैंसर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत अच्छा टॉपिक था आज हमारे सामने, मीडिया, भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या रहती है। हमने इसके ऊपर चर्चा की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।